अब तक हमने देखा कि शाजिल पे किस तरह वो लड़की हमला कर देती है, जिसे शाजिल बहुत ही मासूम और बहुत ही ज्यादा नादान समझ रहा होता है और शाजिल वहां से भागने लगता है तो उस पर बहुत सारे प्रहार भी किए जाते हैं। तब जाकर शाजिल को समझ आता है कि वो सच में बदरूहों के चक्कर में पड़ गया था। लेकिन शाजिल थोड़ा सा आगे जाकर जब थमता है, दौड़कर जब थक जाता है और एक जगह रुकता है, तब वहां जाकर उसकी मुलाकात फिर से गुलाम सम्मान नाम के उस नाज़िम अरसलान के गुलाम जिन्नात से होती है और वो बताता है कि सबका किया धरा ये सारा षड्यंत्र उसका ही रचा हुआ था और उसने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। उसके बाद शाजिल उससे कहता है कि तुम चाहे कितनी भी अजियतें दे लो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। तो वो शाजिल को बहुत सारे ऑफर देता है, उसे जायदाद और अपना हिस्सा वापस दिलवाने का, यहाँ तक कि अपने भाइयों और भाभीियों से माफ़ी मंगवाने तक की बात कह देता है कि अगर तुम हमारी बात मान लो तुम्हें जायदाद वापस मिल जाएगी और भी तुम्हें बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे नाज़िम अरसलान की तरफ से, लेकिन उसके लिए तुम्हें उससे बेवफाई करना होगी जिससे तुम मोहब्बत करते हो। शाजिल साफ तौर पर इनकार कर देता है और जायदाद को ठोकर लगाकर अपनी माशा को ही चुन लेता है और वो कहता है कि तुम चाहे मुझे कितनी भी तकलीफें दे दो, कितनी भी अज़ियतें दे दो, मैं माशा से बेवफाई नहीं करूँगा। हमने तो बचपन से मोहब्बत की है, दोस्ती की है, अब हम इस मोड़ पर आकर बेवफाई नहीं कर सकते। गुलाम सम्मान बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अब आगे, जैसे ही गुलाम सम्मान वहाँ से गायब हुआ, मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक अजीब सा गुमनाम सा सन्नाटा मेरे आसपास पूरी तरह फैल चुका था। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं आखिर मौजूद कहाँ हूँ, क्योंकि जिस आबादी में मुझे वो वाकया पेश आया था वो इतनी नाआशना तो नहीं थी, लेकिन अभी भागते हुए मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया था जिससे मैं आशना नहीं था। लेकिन अब मैं जो कुछ भी देख रहा था मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। चारों तरफ पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वीरानी का ही माहौल था, चारों तरफ वीरानी ही फैली हुई थी और इस पर सियाह आसमान के गहरे बादलों ने और खौफनाक माहौल बना दिया था जिसे देखकर कोई भी कमजोर दिल वाला अच्छी तरह से डर सकता था। बादलों के होल पर होल चले आ रहे थे और इस तरह खुदरो दरख्त भी बादलों की तारियानी में झुकते हुए चले आ रहे थे। माहौल इस कदर दहशतनाक था कि जहनी तवाज़ुन भी यानी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रह पा रही थी। लेकिन मैं माहौल से मुतासिर नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने ये देखा कि अगर इन बादलों ने बरसना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। यहाँ पर तो कोई ऐसी पनाहगाह यानी मेरे रहने के लिए कोई ऐसी जगह भी नहीं थी। एक और बात भी सोची थी मैंने कि इस माहौल का मेरी निगाहों से गुम हो जाना और अपने आप को एक नई जगह पा लेना मेरे लिए बहुत अच्छी बात भी थी, क्योंकि मैं उस माहौल से अब उब चुका था और मैं वहाँ से, उस खौफनाक घर से, उस हवेली से अब बहुत ही सेफ होकर निकल चुका था। मैंने सबसे पहले साजिद के घर जाने की सोची थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि साजिद का घर और उसके घर वाले मेरी वजह से किसी मुसीबत का निशाना ना बन जाएं, किसी वजह से वो मेरी वजह से ही परेशानी में ना पड़ जाएं। और इसका अंदाजा मुझे गुलाम सम्मान की बातों से अब अच्छी तरह से हो चुका था कि नाज़िम अरसलान जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और वो मेरे से जुड़े हुए हर इंसान को जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसे परेशान करने की ज़रूर भरपूर कोशिश करेगा। और मैं यही सोच रहा था कि किसी दूसरे को मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अभी मैंने आगे कदम बढ़ाए भी न थे कि आसमान पर बाकायदा गरज चमक शुरू हो चुकी थी और उसके बाद बारिश से बचने के लिए मैंने किसी पनाहगाह को ढूंढना शुरू किया। मेरा रुख यानी मेरी नज़र सामने टीले की तरफ थी और मेरा ख्याल था कि टीले के बीचों बीच में कोई ना कोई ऐसी जगह मिल ही जाएगी जो मुझे बारिश से महफूज रखेगी। अब क्योंकि अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था, क्योंकि बारिश का मौसम था और रात का वक्त था, इसलिए मुझे 2-4 मरतबा तो ठोकर भी लगी, लेकिन मैं संभल गया। यहाँ तक कि बारिश की बूंदों ने आसमान से जमीन तक का सफर किया। तब तक मैं उस टीले के दामन में तो पहुँच गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे ये अंदाजा हो गया जिसे मैं एक टीला समझ रहा था वो तो एक अच्छा खासा पहाड़ मालूम हो रहा था। मैं उसके दामन में पनाह तलाश करने लगा और ये मेरी खुशकिस्मती ही समझिए कि मुझे वहां पर कई चट्टानें नजर आई जो साहिबान की तरह झुकी हुई थी और उसके बाद मैं जल्दी से एक चट्टान के नीचे पहुंच गया। इस वक्त कुछ ऐसी बेसरो सामानी थी कि मौसम से बचने के लिए मेरे पास कोई लिबास तक नहीं था। बहरहाल टीले के दामन में बिखरी हुई चट्टानों में से एक चट्टान की आड़ में मैं भी अब पनाह गुज़ीर हो गया यानी बैठ गया। फिर शायद बादल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अब वो मेरे सर पर साया बनकर रह जाएं और वो अपना काम शुरू कर दें यानी बरस जाएं। और ऐसा ही हुआ। चट्टान में पनाह लेने के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ये कहा जाए तो ठीक होगा कि आसमान ने उसके बाद ना बरसने का फैसला कर लिया था। और माहौल का तो क्या कहना, इतना अजीब हो गया था कि इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी शदीद, इतनी मूसलाधार और इतना तेज बारिश नहीं देखी थी और माहौल उस पर बहुत ज्यादा खौफनाक भी हो चुका था।
चट्टानों पर पड़ने वाली बूंदें उछल उछल कर अब मेरे जिस्म पर आ रही थी और यूं महसूस होता था जैसे अब मुझ पर पत्थरों की बारिश हो रही हो। लेकिन बदकिस्मती थी, मैं कर भी क्या सकता था सिवाय इसके के बदन को इस तरह सिकोड़ लूं, इस तरह समेट लूं कि पानी से बच जाऊं। बादल गरज रहे थे, बिजली 1 सेकंड में 2 बार चमक रही थी और अब मेरी बेबस निगाहें चारों तरफ भटक रही थी, चारों तरफ ढूंढ रही थी वो आसरा जो मुझे यहाँ से निकाल ले जाए। फिर एक बज़ोर से बिजली चमकी तो मेरी निगाहें उस वक्त अचानक से बाईं तरफ देख रही थी। यहाँ पर मैंने कई बार एक सियाह धब्बा देखा बाईं तरफ और अब मैं ये अंदाजा करने लगा था कि आखिर ये सियाह धब्बा किस चीज का है, आखिर ये चीज क्या है जो मेरे बाईं तरफ मौजूद है। लेकिन जब बिजली फिर से चमकी तो मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई सुराख ही था। मैंने पहाड़ों में दहानों के सुराख के बारे में सुना था। उस वक्त मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ और अब मैं हिम्मत करके उस सुराख की जानिब बढ़ चला था, ये सोचकर कि मुमकिन है कि वो किसी बड़े गार का दहाना हो यानी गेट हो और मुझे उस गार में यानी जो गुफा होती है उसमें पनाह भी मिल जाए। मौसम इस कदर सर्द हो गया और ठंडी हवा इस कदर चल रही थी कि हड्डियों में मानो सुराख हुए जा रहे थे। हड्डियों तक ठंड पेवस्त होती जा रही थी। चट्टान की पनाह से जैसे ही मैं सुराख की जानिब निकला था तो बारिश ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया था। हालांकि उसके बाद मैंने दौड़कर उस दहाने के पास कदम रख दिया क्योंकि बारिश से मैं और दो चार नहीं होना चाहता था, बारिश में पूरी तरह तरोबतर नहीं होना चाहता था। लेकिन इन चंद कदमों को तय करने में ही उस मूसलाधार बारिश ने मेरा पूरा बदन भिगो दिया था, क्योंकि बारिश मैंने आपको बताया इस कदर तेज थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसी बारिश होते हुए नहीं देखा था। इसके बाद मैं उस सुराख यानी उस दहाने तक पहुंच गया और मुझे वहां जाकर वाकई एक खुशी हुई कि हकीकत में वो एक दहाना था किसी गुफा का। हालांकि बारिश में अब कपड़े भीग जाने की वजह से सर्दी का एहसास अब और शदीद हो गया था, बढ़ गया था। ठंड मुझे बहुत जोर से लग रही थी। लेकिन ये गार यानी गुफा मिल जाने की खुशी में ये सारी दुख खुद ब खुद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि मुझे अब एक पनाह मिल चुकी थी। मैं दहाने से उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया और गुफा के अंदर यानी गार के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे उन ठंडी हवाओं से निजात मिल गई जो बाहर बड़ी खतरनाक हमले कर रही थी। ऐसी ठंडी हवाएं कि इंसान के हड्डियों तक पहुंच जाएं। और उन हवाओं से निजात पाते ही, छुटकारा पाते ही मेरी जान में अब जान आ गई थी। लेकिन अभी भी मेरे बदन में कपकपाहटें थी। लेकिन बाहर की निस्बत ये जगह बहुत सुकून वाली जगह मालूम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई बारिश का छींटा भी नहीं आ रहा था और दूसरी बात वहाँ पर जो हवाएं चल रही थी यहाँ पर वो भी नहीं थी। सबसे पहले मैंने अपनी शर्ट कमीज उतारी और उसमें से पानी निचोड़ा और दोबारा अपनी शर्ट को पहन लिया। उसके बाद पैंट उतारी और उसे भी सुखाकर जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी खुश्क करने लगा। जब पूरे कपड़े मैंने सुखा लिए अच्छी तरह से तो इस काम से फारिग होकर इधर उधर मैं गार में देखने लगा। हर चंद के मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह से मैं भागा हूँ और अब तक जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ वहाँ के बाद किसी ऐसे इलाके का भी तस्वुर किया जा सकता है। सोच भी नहीं सकता कोई इंसान इस बारे में। कम से कम लाहौर के आसपास तो ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहाँ पर अभी मैं खुद को मौजूद पा रहा था। मैंने उसके बाद यही अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये कोई ना कोई तिलिस्मी जगह हो, कोई ना कोई जादुई महानगरी हो जहाँ पर मैं अब बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और मैं यही सोच रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। मैं यही सोच रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि गार के इस दहाने के अंदर मौजूद सांप भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सांपों का यह अड्डा हो या फिर और भी कोई खौफनाक बला मुझे ज्यादा करीब से मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि इस एहसास ने मुझे जो मैंने सोचा था इसने ठंड की उस कपकपाहट को मेरे अंदर और बढ़ा दिया था। लेकिन मैंने उसके बाद खुद को दिलासा दिया, खुद को संभाला और फिर खुद को हिम्मत दी। इश्क और मोहब्बत की कई दास्तानें मैंने बहुत पहले सुन रखी थी जो मेरे जहन में एक एक करके आए जा रही थी। लेकिन जो मेरी इश्क की कहानी थी और जिस इश्क की कहानी से मैं अभी वाकिफ हो रहा था, वाकफियत कर रहा था, वो उन प्यार मोहब्बत की कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बिल्कुल अलग थी। क्योंकि ये कहानी तो मैं खुद महसूस भी कर रहा था और ये सब मेरे साथ ही हो रहा था। सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन अब वो जिनज़ादे मुझे उस अमल से रोक रहे थे। हालांकि मैंने कई स्टोरियों में, कई कहानियों में कई बार सुना था कि कोई जिन्नात किसी लड़की पर आशिक हो गया है और उसने उस लड़की की जिंदगी को दुभर कर दिया, यानी बहुत दुख भरा कर दिया था। लेकिन ये अलग बात थी कि एक जिनजाति का और इस वक्त एक इंसान का अलग ही हिस्से में राब्ता हो चुका था और अब एक नई कहानी जन्म ले रही थी, एक आदमजाद लड़के की और एक जिनजाति की। मैं काफी देर तक तारीकी में अपने कानों को बंद किए बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन मुझे काफी देर तक कोई सरसराहट सुनाई न दी और इसका अंदाजा भी हो गया कि गार में अब कोई सांप नहीं है।
उसके बाद मैंने हाथ बुलंद करके गार की ऊंचाई का अंदाजा लगाया, लेकिन मेरे हाथ तो खला में झूल कर ही रह गए, क्योंकि गार की छत जो थी वो काफी ऊपर तक थी और ये गार बहुत बड़ी गार थी। उसके बाद मैंने दोनों हाथ आगे किए और मैं अब आगे बढ़ने लगा था। नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बस मैं अपने इर्द गिर्द टटोल कर अंधों की तरह आगे बढ़ रहा था। अब क्या होगा कि नाज़िम अरसलान वाकई शाजिल को बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारी मुसीबतों से गुजारेंगे? क्या ये गार वाला वाकया भी नाज़िम अरसलान का घड़ा हुआ ही वाकया है? क्या इस गार में शाजिल को फिर से कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? क्या माशा उसकी मदद के लिए अब भी नहीं आएगी? आखिर कैसे अब शाजिल इस गार से निकलेगा और कैसे कोई पनाह, कोई अच्छी जगह जाकर रह सकेगा? ये सारी स्टोरी हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।